अब देखते हैं भाई बकमिस्टर फुलेरिन एंड देयर प्रॉपर्टीज। भाई ये क्या है? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। हमने ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लिया, हमने डायमंड के बारे में पढ़ लिया, उसका स्ट्रक्चर भी देख लिया और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख ली। वैसे ही है क्या आपका एक बकमिस्टर फुलेरिन। अगर 60 कार्बन्स को एक फुटबॉल की फॉर्म में अरेंज कर दिया जाए, हर एक कार्बन जो है वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो वो जो है उसको हम बोलेंगे बकमिस्टर फुलेरिन। ये रियल में नहीं है, बट ये उसका एक सैंपल है, इस तरीके का कुछ दिखता है। 60 कार्बन, ये कार्बन इससे कनेक्टेड है, ये कार्बन इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, इस तरीके से 60 कार्बन आपस में कनेक्टेड है। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये सारा का सारा जो है उस कार्बन से ही मिलकर बना है, तो ये क्या हो गया? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है जी। अगर आपसे कोई पूछे द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बकमिस्टर फुलेरिन, बच्चे कंफ्यूज। अब केमिकल फॉर्मूला, अरे कुछ नहीं भाई, C60। अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन में 1 मार्क या एमसीक्यूज में आ जाता है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बकमिस्टर फुलेरिन, तो 60 कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं? 60। ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था, उनके एंड में बकमिस्टर फुलर आता था, तो उसी के बेसिस पे इन्होंने बकमिस्टर फुलेरिन उसका नाम है। अरे भाई, जो नाम से थोड़ी ना होता है। जिस इंसान ने केमिस्ट्री का कोई कंपाउंड डिस्कवर कर दिया तो वो साइंटिस्ट आ गया, जिसने कोई डिस्कवरी कर दी तो वो साइंटिस्ट बन गया। समझ गए? बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर रिजेंबल्ड विद द फ्रेम वर्क ऑफ डोम शेप्ड हॉल्स डिजाइंड बाय फुलेरिन। तो ये एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने क्या किया? अच्छा, इन्होंने सॉरी, एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने क्या किया था भाई? जैसे आपने देखा ना डोम्स वगैरह होते हैं, डोम समझते हो ना, जैसे कि जो मॉस्क्यू वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो ऐसे करके बना रहता है। ठीक है। तो उनकी जो डिजाइन है उसके बेसिस पे इनके नाम रखा गया। खैर छोड़ो, ये हिस्ट्री विस्ट्री से हमें कोई लेना देना है नहीं, समझ गए ना? तो उनके ऑनर में ये नाम रखा गया। खैर, इट्स स्ट्रक्चर रिजेंबल विद द फ्रेम, ये बता ही दिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं भाई। सबसे पहली बात तो दीज आर डार्क सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। तो ये भाई सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पे। जैसे मर्क्यूरी क्या है? लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर को तो समझते हो ना, अभी जो नॉर्मल टेम्परेचर उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद दीज आर नीदर टू हार्ड नॉर टू सॉफ्ट। ये जो होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होते डायमंड की तरह, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होते ग्रेफाइट की तरह, मीडियम होते हैं। ठीक है। इसके बाद these are the purest allotropic form of carbon because of absence of free valencies। इसमें कोई भी फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, कोई भी फ्री वैलेंसी नहीं होती है, इसीलिए ये प्योर फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। नाउ जब आप इसको बर्न करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा का पूरा कार्बन से मिलकर बना है, इसीलिए ये इसको हम क्या बोलेंगे सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। क्योंकि ये कार्बन से मिलकर बना है, जब आप इसको बर्न करोगे तो ये क्या रिलीज करेगा भाई? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, जब आप कार्बन को बर्न करोगे तो क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। स्ट्रक्चर आपको क्लियरली नजर आ ही रहा है कि ये क्या है? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। जिसमें 60 कार्बन इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये फुटबॉल शेप का आपको नजर आता है, इसमें 60 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और ये हेक्सागनल और पेंटागनल रिंग्स बनाते हैं। हेक्सागनल समझते हो? हेक्सागनल बता देता हूं, जिसमें 6 साइड्स हों। अब ये जो कॉर्नर्स हैं ये डिनोट कर रहे हैं कार्बन्स को। किसको डिनोट कर रहे हैं? कार्बन्स को। और पेंटागन का क्या मतलब है भाई? ये पेंटागन है जिसमें 5 हो। समझ गए? तो ये 1 2 3 4 5, तो रिंग्स जो बनाएंगे वो हेक्सागनल और पेंटागनल। ठीक है। अच्छा, इसमें कितने हेक्सागन्स होते हैं? 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स होते हैं। ठीक है। कितनी रिंग्स बनती हैं?
टोटल 20 बनते हैं हेक्सागन्स और 12 बनते हैं पेंटागन्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी में आपको कार्बन एटम प्रेजेंट मिलेगा। इसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 4 मिलियन कंपाउंड्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। किसके? कार्बन के। कितने? मोर देन 4 मिलियन। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। तो 4 मिलियन में कितने हो गए? 40 लाख। इतना बड़ा नंबर है कार्बन कंपाउंड्स का। ठीक है, तो भाई ऐसा कैसे हो रहा है, जरा ध्यान दीजिए। मैनी थिंग्स वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, ज्यादातर हमारी लाइफ में जो चीजें यूज होती है वो कार्बन से मिलकर बनती हैं, क्योंकि लिविंग थिंग्स वाली चीजें हम यूज करते हैं। आप खाना खाते हो तो क्या लेकर आते हो? सब्जी लेकर आते हो, रोटी लेकर आते हो, चावल लेकर आते हो, उन सभी में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नोन टुडे इज अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियंस, बट नाउ द क्वेश्चन इज which property or properties of carbon are responsible for the formation of such a large number of compounds। भाई इतने ज्यादा कंपाउंड्स हैं तो कुछ तो खास बात होगी कार्बन में, जिसकी वजह से ये इतने ज्यादा कंपाउंड्स बना रहा है। जरा ध्यान से देखना, पहली खास बात इसके अंदर यह है कि जो कार्बन है ना वो सेल्फ लिंक्ड होता है, आपस में ही रिएक्ट कर जाता है, कार्बन कार्बन के साथ ही लिंक बना लेता है। ठीक है, अब आपस में जो लिंक करके कार्बन कार्बन आपस में लिंक कर जाते हैं उसको बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। जब कार्बन कार्बन के साथ ही रिएक्ट कर जाता है इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटिनेशन। अब ये रिएक्ट भी करेगा तो साथ के साथ ये लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करेगा, साथ के साथ ये ब्रांच चेन फॉर्मेशन करेगा। ब्रांच चेन का मतलब देखो, ये रिंग में से एक और ये चेन में से एक और चेन निकल गई जिसमें कार्बन कार्बन कनेक्टेड है, तो स्ट्रेट चेन फॉर्मेशन भी करेंगे, ब्रांच चेन फॉर्मेशन करेंगे, और साथ के साथ आप देखोगे कि ये रिंग चेन फॉर्मेशन भी करते हैं, रिंग बनाते हैं। अभी देखो हेक्सागोनल बताया था ना, कॉर्नर्स पे क्या लगे हुए हैं? कार्बन। तो ये स्ट्रेट चेन भी बनाते हैं, ब्रांच चेन भी बनाते हैं और रिंग्स भी बनाते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, ये इसकी वैलेंसी क्या है? टेट्रा 4, टेट्रावेलेंट है, इसकी वैलेंसी 4 है, एक बार में 4 बॉन्ड बना लेता है। ये दो प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से ये इतने ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। पहली चीज तो इसकी वैलेंसी 4 है और दूसरी कैटिनेशन करता है। ठीक है, सो बेसिकली देयर आर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। दीज प्रॉपर्टीज आर कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंक प्रॉपर्टी, और दूसरा क्या है? टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एलिमेंट। ये दो प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से इतने ज्यादा कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए कैटिनेशन क्या होता है। मैंने आपको वैसे बता ही दिया, बट फिर भी डेफिनेशन वगैरह समझ लीजिए थोड़ी सी। कैटिनेशन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं वो, व्हाट इज कैटिनेशन, तो आप क्या लिखोगे? ऐसे रिंग बना के लिख दोगे, डेफिनेशन तो लिखनी होगी। सो द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू कंबाइन विद इटसेल्फ टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। समझ में आ रही बात है? इसके बाद ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कार्बन गिव्स लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस प्रॉपर्टी की वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है कार्बन। ठीक है, अच्छा, when carbon atoms combines with each other there are types of chains are formed, these are। अब मैंने आपको जो पीछे बताई हैं उसमें भी वो आपको बता रहा है कि जब ये सेल्फ लिंक करेगा, कैटिनेशन करेगा, तो एक तो स्ट्रेट चेन बनाएगा, साथ के साथ ब्रांच चेन बनाएगा, साथ के साथ क्लोज चेन भी बनाएगा। क्लोज मतलब वही रिंग, क्लोज का मतलब रिंग। तो देखो एक तो सेल्फ लिंक्ड होता ही है, कैटिनेशन तो करता ही है, साथ के साथ स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और क्लोज चेन भी बनाता है। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, ऑब्वियस सी बात है, कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4 वैलेंसी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आप समझिए, एक से उसने हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लिया, एक से उसने क्लोरीन से रिएक्ट कर लिया, एक से उसने सोडियम से रिएक्ट कर लिया, एक से किसी और से कर लिया।
ये डबल बॉन्ड भी बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है, सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से वो रिएक्ट कर लेता है। अब जरा देखिए, देयरफॉर इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और अदर एलिमेंट्स। एक कार्बन 4 कार्बन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, समझ रहे हो ना। अब देखो इस कार्बन की तो 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, लेकिन इसकी तो 3 अभी भी फ्री हैं, इसकी तो 3 अभी भी फ्री हैं, इसकी तो 3 अभी भी फ्री हैं। तो एक तो ये 4 कार्बन एटम्स या कार्बन की जगह किसी और के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, जैसी इसकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे, समझ गए। इसके बाद ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कार्बन गिव्स लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये बता ही दिया। तो 2 रीजन बता दिए मैंने आपको। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाई कार्बन फॉर्म्स ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इधर देखो जरा, अब ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है उसकी ये डेफिनेशन बता रहे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी, लेकिन फिर भी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी होती है। समझ रहे हो ना, 4 मिलियंस बहुत बड़ा नंबर है, इसकी वजह से ही हमें केमिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। तो जब हम कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सभी में कार्बन प्रेजेंट होगा ही होगा, लेकिन अगर किसी कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा। दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। दोबारा से सुनो क्या कह रहा हूं मैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सभी में कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही होगा, ये 100% तय है। लेकिन अगर ऐसा कोई कंपाउंड मिलता है कि जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, 100% श्योर नहीं हो आप कि उसमें वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है बट वो इनऑर्गेनिक हो। समझ में आ रही है बात या नहीं? दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ जी, आपको नहीं क्लियर हो रहा बेटा, थोड़ा दिमाग अपना भी लगाओ। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए कि यहां पे कुछ कंपाउंड्स रखे हुए हैं और यहां पर ये ऑर्गेनिक और ये इनऑर्गेनिक। मैंने यहां पे जितने भी कंपाउंड्स देखे उन सभी में कार्बन प्रेजेंट था। इसका मतलब यह है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन सभी में कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही होगा, यह कंपलसरी है। लेकिन जब मैंने इनऑर्गेनिक में देखा कहीं कहीं पे कार्बन भी प्रेजेंट था। तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स हो सकते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो बट वो इनऑर्गेनिक में हो। क्या बात समझ में? कुछ कुछ जो है वो भी आपको आगे पता चल जाएंगे। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जरा ध्यान दीजिए। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, इन सभी में कार्बन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक में आते हैं, ये ऑर्गेनिक में नहीं आते क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स में मिलते हैं। ठीक है, आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर इन ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ वहां पर पढ़ी जाएगी जहां पर प्लांट्स या एनिमल्स में प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक का मतलब ही क्या है? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में जो कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, एग्जांपल्स क्या हैं इसके? मीथेन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इथीन, इथाइन, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन, और ये सारे के सारे जितने भी लिखे हुए हैं सारे के सारे एग्जांपल्स हैं किसके? ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं तो इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं, बताया था मैंने प्रीवियस चैप्टर में, शायद इसी में बताया था, पता नहीं प्रीवियस चैप्टर में बताया था। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं, वो सॉलिड सब्सटेंस बनाते हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो वीक कंपाउंड्स होते हैं जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है। ठीक है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा समझिएगा। यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज एक्सीडेंटली प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी बाय जर्मन केमिस्ट फ्रीडरिच वोलर इन 1828। यह पहला कंपाउंड था दुनिया में
जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया। अब देखो मैन्योर्स या फिर आपके मैन्योर वगैरह फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, वो कहां से आ जाते हैं? वो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। जो लिविंग थिंग से मिलने वाली चीज है अब वो लैब में प्रिपेयर की जाती है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन यूरिया जो है वो फर्स्ट कंपाउंड था जो एक्सीडेंटली लैब में फॉर्म हो गया। और किसने फॉर्म किया था? ये फ्रेडरिच वुलर ने। ठीक है, कैसे हुआ जरा ध्यान दीजिएगा इस रिएक्शन में। यह है भाई आपका अमोनियम क्लोराइड और यह है आपका पोटेशियम साइनेट। ठीक है, इन दोनों को जब आप रिएक्ट कराओगे, हीट करोगे इनको, तो आपका जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा आपका अमोनियम साइनेट। अमोनिया जाके साइनेट से लग गया, अमोनिया साइनेट बन गया। ठीक है, और पोटेशियम क्लोराइड अलग निकल गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इन्होंने क्या किया, फर्दर इस अमोनियम साइनेट को लिया यहां पर और इसको फर्दर हीट कर दिया। पहले एक बार इन दोनों को रिएक्शन कराया हीट में, हीट किया, अमोनियम साइनेट बना और पोटेशियम क्लोराइड अलग निकल गया। तो यहां से फायदा क्या हुआ, एक तो पोटेशियम निकल गया और दूसरा क्लोरीन निकल गया। अब जो कंपाउंड था अमोनियम साइनेट, इसको जब फर्दर हीट किया तो अब जो कंपाउंड बना वो क्या था? यूरिया। और यूरिया सभी को पता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में प्रिपेयर किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है, हाउ कैन वी प्रिपेयर यूरिया। तो ये दोनों रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। विच वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वॉज प्रिपेयर्ड इन लैब, एक्सीडेंटली या फिर नॉर्मली ऐसे लिख के दे सकते हैं। समझ गए? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इसका। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब जरा ध्यान देना क्योंकि अब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, लेकिन आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आप कहोगे सर मजा आ गया। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले कौन से हैं? हाइड्रोकार्बन्स। पहला क्या है भाई? हाइड्रोकार्बन्स। दूसरे क्या है आपके? हेलो एल्केन्स। थर्ड क्या है आपका? एल्कोहल्स, दारू भी पिलाई जाएगी आपको, ठीक है, पार्टी। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। ये 6 है जो आपको पढ़ने हैं। बेसिकली और भी होते हैं बट जो आपको पढ़ने हैं वो ये 6 पढ़ने हैं। कौन कौन से? हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और फिर आपका क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अरे भाई स्पेलिंग बहुत एरर है। हाइड्रोकार्बन, ठीक है भाई। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। समझ गए? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होते हैं। सो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। इसके बाद एग्जाम्पल क्या है आपके? इथेन, सॉरी मीथेन, इथेन, इथाइन एक्सेट्रा आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं या तो इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है या कार्बन प्रेजेंट है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर पेट्रोलियम। ज्यादातर आपको हाइड्रोकार्बन किससे मिलते हैं? पेट्रोलियम से मिलते हैं, क्रूड ऑयल से, ठीक है, या फिर नेचुरल गैस से। तो यहां से आपको हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। अब जरा देखो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप बॉन्ड्स के बारे में पढ़ोगे, नेमिंग के बारे में पढ़ोगे। अभी आपको मैंने बताया ना मीथेन, अब इसका नामकरण कैसे हुआ, ये सारी चीजें IUPAC मैंने आपको बताया था।
9th क्लास में भी बताया था और 10th क्लास में भी कई बार बताया होगा कि भाई आईयूपीएसी क्या करता है, किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे कोई कंपाउंड मिला तो मैं आईयूपीएसी जाऊंगा ऑफिस और उसका कहूंगा भाई नाम बताओ। उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं, उस रूल्स के हिसाब से आप देखिए उसमें कितने कार्बन्स हैं, कितने हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप खुद से उसकी नेमिंग कर सकते हो। इनफैक्ट अगर कोई कंपाउंड डिस्कवर भी नहीं हुआ है उसकी भी नेमिंग आप अभी से कर सकते हो। समझ आ रही बात है नहीं? ये है रूल्स ऑफ आईयूपीएसी, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। हाँ जी भाई, इधर ध्यान दीजिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। पहले हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम 100% क्लियर होगी। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स हैं, या तो कार्बन अकेला होगा, वो किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड होगा। अब हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन 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 हो सकते हैं और कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर सिंगल सिंगल कार्बन है या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में काउंट करेंगे। किसमें करेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो इनको हम बोलते हैं एल्केन्स। क्या बोलते हैं? अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर एल्केन्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही? अब यहां पर दो केस हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और भी बाकी कुछ हाइड्रोजन लगे हुए होंगे, बाकी तो और कुछ होगा नहीं, हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर हाइड्रोजन, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब कैसे पता चलेगा कि भाई डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है? इसीलिए प्यार से इनको हम बोलेंगे एल्कीन्स। क्या बोलेंगे? एल्कीन्स। और इनको क्या बोलेंगे? एल्काइंस। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पर एल्केन्स ANE आ रहा है, यहां पर ENE आ रहा है और यहां पर YNE, और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में A पहले आता है, E बाद में आता है और Y लास्ट में आता है। तो A होगा तो सिंगल बॉन्ड, E होगा तो डबल बॉन्ड और Y होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। हाँ जी, ये सैचुरेटेड है। मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में ही, अगर सिंगल कार्बन है तब भी इसी में लिया जाएगा, और अगर एक से ज्यादा कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। समझ में आ रही बात है? तो ये है। अब वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। A hydrocarbon in which carbon atoms are connected by only single bond। कार्बन कार्बन जो है वो कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से, उनको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही हम प्यार से क्या बोलेंगे? एल्केन्स बोलेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं भाई। मैं आपको बहुत सारे CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये सारे के सारे एल्केन्स हैं। एल्कीन देखो, अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला है तब तो आप देख के पहचान जाओगे कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन अगर ऐसे केमिकल फॉर्मूला हुआ तो कैसे पहचानोगे? उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आप समझ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है जरा ध्यान दीजिए। वो फॉर्मूला है CN
H2n+2 क्या है? CnH2n+2। ध्यान से सुनना मेरी बात, Cn सामने नहीं है, यहां कोने में है, इसके चरणों में। H2n+2 यहां पे इसके चरणों में है। ऐसे मत करना, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं +2 अलग से, ऐसे, ये गलत है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो CnH2n+2 जो है इसका फॉर्मूला है। यहां पर C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। यहां पर H क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और यहां पे N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहां पर याद रखना N की वैल्यू 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, या फिर हम ये कह सकते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, और फिर ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप देख के आंख बंद करके बोलोगे ऐसे कि सर बस फॉर्मूला बताओ। मैं बताऊंगा C3H8, आप बोलोगे सर ये एल्केन। ठीक है, ध्यान देना बस। भाई पहले मैं N की वैल्यू 1 पुट करता हूं इस फॉर्मूले में, तो C1 हो गया, H2 इंटू 1+2 कोने में है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो C1 1 लिखो ना लिखो अंडरस्टूड है, 2 1 2 +2 कार्बन हाइड्रोजन कितने हो गए? तो ये क्या है? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब N की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं मैं इस फॉर्मूले में, तो CN की जगह पर 2, H2N N की जगह पर 2 +2। ध्यान दो जरा, कार्बन तो 2 हैं, हाइड्रोजन क्या हो गया? 2 2 4 +2, आंसर कितना आ गया? 6। N की वैल्यू मैं 3 पुट कर रहा हूं, तो C3H2 इंटू N की वैल्यू 3 +2। अगर आप ध्यान दें तो कार्बन तो 3 है, हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 3 6, 6 +2 कितना हो गया? अगर आप ध्यान दो तो ये सारे फॉर्मूले मैंने ऐसे इतनी स्पीड में क्विकली लिख दिए थे। तो मेरे पास कोई ट्रिक है या नहीं है? बिल्कुल है। क्या जानना चाहते हो? भाई थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात, जितने भी कार्बन हैं उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। जितने भी कार्बन हैं उसके डबल से 2 ज्यादा। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या होंगे? 2 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड बताऊंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ऐसा समझो आप कि जो हाइड्रोजन हैं वो कार्बन से डबल से 2 ज्यादा होंगे, डबल से 2। जैसे मैंने बोला आपसे कि इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइए, अगर मैं कार्बन 5 ले लूं तो हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन के लिए पहले तो इसमें डबल करो, 5 का डबल कितना होगा? 10, 10 में 2 और ऐड कर दो, डबल से 2 ज्यादा, तो कितना आ जाएगा? 12। आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेना। अगर मैं कार्बन की वैल्यू 7 ले लूं तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया? हाइड्रोजन जो है वो डबल से 2 ज्यादा, तो 7 का डबल कितना होगा? 14 में 2 ऐड कर दो, कितना होगा? 60। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप देखो यही पैटर्न मैंने हर जगह फॉलो किया था। 1 का डबल 2, 2 में 2 ऐड करोगे 4, 2 का डबल करोगे क्या आएगा? 4, 4 में 2 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 3 का डबल 6, 6 में 2 ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा। कार्बन कितने हैं? 4, 4 का डबल 8, और 8 में 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से। लेकिन अगर वो कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो आपको क्या करेंगे? बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स दे देंगे और वो आपसे कहेंगे आइडेंटिफाई दी एल्केन्स। तो एल्केन्स कैसे पहचान पाओगे? इस वाले ट्रिक से, वरना तो यहां पर पुट करते रहोगे, कैलकुलेट करते रहोगे, थक जाओगे। डबल से 2 ज्यादा याद रखो, याद हो गया आपको। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अब इसका नामकरण क्या होगा? है थोड़ा, क्या पूरा कम कर दो यार। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इनके नामकरण वैसे तो आगे दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको यहीं पे समझाऊंगा। ठीक है, आगे दिए हुए स्पेशल टॉपिक दिया हुआ, बट मैं आपको यही समझाना चाहता हूं क्योंकि एल्केन बिल्कुल सेपरेटली कर रहे हैं। आगे शायद दी हुई है स्लाइड, स्लाइड है ना? हाँ ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ? बीच में गैप है क्या? देखते हैं भाई, अगर गैप है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ठीक है, इधर ही आ जाओ। कुछ चीजें भाई आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, यहां पर समझा दे रहा हूं।
अगर एक कार्बन है, नेमिंग बता रहा हूं, नेमिंग सिखाने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अगर एक कार्बन है उसके लिए मैं यूज करूंगा मीथ, दो कार्बन है उसके लिए यूज किया जाता है ईथ, ये आईयूपीएसी के रूल्स हैं। 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेग्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए आता है डेक। 10 के लिए क्या आता है? डेक। ये बस 10 तक याद कीजिए, और भी होते हैं बट आपको बस 1 से लेकर 10 तक याद करना है। एक कार्बन है तो मेथ, 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक। ये 10 आपको याद करने, दैट्स इट। समझ आ रही बात या नहीं? ये याद कर लोगे, समझ लो आपको नेमिंग आ गई। देखो कैसे, अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं कि भाई आप एक हाइड्रोकार्बन बताइए एल्केन ग्रुप का जिसमें एक कार्बन हो, तो भाई मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि CnH2n+2, इसमें n की वैल्यू 1 पुट कर लेना। भाई मैं तो लगाऊंगा ट्रिक, डबल से 2 ज्यादा वाली। एक कार्बन है उसका डबल किया तो 2, 2 में 2 ऐड कर दिया तो 4 आ गए। समझ गया? क्योंकि यहां पर ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा होगा जरा ध्यान दीजिएगा। भाई 4 कार्बन हैं, कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, इसीलिए ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। वो आपसे पूछ सकते हैं भाई इसका क्या बताइए, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। तो क्या होगा भाई, 4 एक कार्बन है उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहर, और इसके पास हैं 4 हाइड्रोजन्स। ये मैंने स्टार्टिंग में सब कुछ बता दिया था, आई होप कि इसमें ज्यादा मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और हाइड्रोजन की 111, 4 हमारे पास हैं, तो ये एक इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, और ये कार्बन क्या करेगा भाई इन सभी के साथ। ये क्या है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या फिर इसको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताओ, आप सारे बच्चों के नाम के पीछे कुछ ना कुछ सरनेम है, किसी के पीछे शर्मा है, किसी के पीछे गुप्ता है, किसी के पीछे चौहान है, किसी के पीछे कुमार है। तो नाम के पीछे जो लगता है उसको हम बोलते हैं सफिक्स। जैसे मेरा नाम मान लीजिए है राजीव, मान क्या लीजिए है भाई राजीव कुमार, ठीक है जी, ये मेरा पहला नेम है, इसको मैं बोलूंगा प्रीफिक्स। क्या बोलूंगा भाई? स्पेलिंग सही है देख लेना। और ये बाद वाला जो है वो क्या है, ई आना चाहिए प्रीफिक्स। सफिक्स जो पहले आता है उसको मैं बोलता हूं प्रीफिक्स। प्री का मतलब होता है पहले, प्रीपेड होता है ना नंबर, पोस्ट पेड का मतलब होता है बाद वाला, पे जिसको बाद में पे करे, पोस्ट पेड जिसको पहले पे करे, रिचार्ज करे, बाद में यूज करे, उसको बोलते हैं प्रीपेड। समझ गए? तो प्री का मतलब पहले और सफिक्स का मतलब बाद में। ऐसे ही ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनके भी 2 चीजें होती है, एक होता है प्रीफिक्स जो मैंने आपको पीछे बताया, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, एक होता है सफिक्स। जरा ध्यान देना कि सफिक्स क्या होता है इसका। इनका नाम है जी एल्केन्स, एल्केन, ठीक है। ये जो एंड के 3 लेटर्स है ना, यही है इसका सफिक्स। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम बताऊं, आईयूपीएसी नेम, तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें कितने कार्बन हैं। कार्बन तो जी एक नजर आ रहा है मुझे, एक कार्बन के लिए मैंने बताया था मीथ, ये तो हो गया जी इसका प्रीफिक्स। क्योंकि ये एल्केन ग्रुप का है तो इसके पीछे क्या लग जाएगा। अब अगर आप ध्यान दें तो मैंने अपना नाम अलग लिखा और सरनेम अलग लिखा, लेकिन केमिस्ट्री वाले कहते भाई ना, ये हमें भेदभाव पसंद नहीं है। आप बिल्कुल एक फ्लो में लिखिए, पहला कैपिटल लेटर आएगा, बाकी सारे स्मॉल आएंगे
और एक फ्लो में आएंगे, बीच में कोई भी गैप नहीं रहेगा। तो इसका नाम क्या हो गया? मीथेन। जो आज तक आप पढ़ते चले आए, आज आपको वजह पता चल गई कि भाई उसका नाम मीथेन क्यों होता है। बताओ बात क्लियर हुई है नहीं? अब इसी तरीके से नेक्स्ट पे मूव करेंगे। हाँ जी। अब अगर कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 2 होंगे तो भाई फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेना, पीछे बताया हुआ। तो मैं तो लगाऊंगा जी फॉर्मूला अपना वाला देसी। कौन सा? कार्बन का डबल, 2 का डबल कितना हो गया? 4, और 4 में 2 और ऐड कर दो, कितना आ गया जी? ये आ गया। अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला, कुछ भी बोल दो। केमिकल फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो गया? बस ये ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस 2 बता रहा हूं, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात करूं भाई, 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में 100% सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि ये एल्केन वाले फॉर्मूले से बनकर आया है। अब एक कार्बन बना सकता है 4, तो भाई एक ये यूज हो गया, 3 बचे, एक ये यूज हो गया 3, और हमारे पास हाइड्रोजन भी कितने हैं? 6 हैं, तो ये आ गया 6। ये है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब इसका नामकरण कर लें यहीं पर, क्या? IUPAC नेम। अब एक बात, कितने कार्बन है यहां पे? 2 है, तो मैथ एथ, तो ईथ आ गया। एथ बोलते हैं कुछ, ईथ बोलते हैं, जो ठीक लगे वो बोल देना। ईथ इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 2। और एन भाई साहब इसका सरनेम है। कैसे? क्योंकि ये एल्केन ग्रुप का है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इसका नाम है ईथेन। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? किसी बच्चे कोई दिक्कत, दुख, दुविधा, परेशानी, कुछ पूछना चाहते हो? अब इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर मुझे लगता है अब आप खुद बना सकते हो, या बना के दिखाओ। स्टार्टिंग में बहुत समझाया डिटेल में, एक और देखना चाहते हो क्या, या समझ आ गया? 5 का देखते हैं भाई, 5। अब एक बात बताओ, अगर C5H12 दे दिया जाए तो पहले तो आप पहचाने कि कौन से ग्रुप का है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स से डबल से 2 ज्यादा है। 5 का डबल करोगे 10, और उसमें 2 ऐड कर दो तो 12। इसका मतलब 100% ये एल्केन ग्रुप का है। अगर एल्केन ग्रुप का है तो क्या मैं बार बार स्ट्रक्चर बनाता रहूंगा? क्या बार बार मैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाता रहूंगा? नहीं। अगर वो इसका IUPAC नेमिंग पूछे, राइट डाउन दी IUPAC नेमिंग ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन, तो मेरे सबसे पहले मेरा काम यही है पहचाना कि कौन से ग्रुप का है, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। क्योंकि ये एल्केन ग्रुप वाला जो फॉर्मूला है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये सैचुरेटेड है। क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 5 के लिए आता है जी पेंट। क्योंकि ये एल्केन ग्रुप का है तो एंड में क्या लग जाएगा? ANE। इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन। आपने एक शैम्पू यूज किया होगा, पेंटीन, और अभी मैंने एक कंपाउंड बताया था एल्कीन, तो उसमें डबल बॉन्ड वाला। तो जो पेंटीन है वो एक्चुअली कंपनी का नाम नहीं है, वो उस कंपाउंड का नाम है, वही लिखा हुआ है कंपनी ने अपने शैम्पू पर। समझ में आ रही बात है नहीं? तो इसीलिए होता है पेंटीन। तो बिना स्ट्रक्चर वगैरह बनाए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ऐसे दे दिया गया कि C7H कितना, बताओ खुद? 16। वेरी गुड। तो इसका नाम क्या होगा? 7 के लिए मैंने क्या बताया? हेप्ट। ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेप्ट ऑक नॉन डेक, ऐसे याद कर लेना, बिल्कुल एकदम गाने की तरह, जैसे टीचर एंटर करता है ना, गुड मॉर्निंग मैम, बिल्कुल ऐसे फ्लो में एकदम। तो भाई इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो मैंने आपको सब कुछ पहले ही बता दिया, अब आपको कुछ भी समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्केन्स इज CnH2n+2। फॉर्मूला याद होना चाहिए, CnH2n+2। एल्केन्स, एल्केन्स, अरे गलती से मिस्टेक ए आया, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। अब आप सोचोगे जी डबल से 2 ज्यादा से काम चला लेंगे, नहीं हो सकता है वो आपसे फॉर्मूला ही पूछ ले। फॉर्मूला वो आपसे पूछ ले क्या कि एल्केन का फॉर्मूला बताओ, तो क्या हो गया फॉर्मूला? CnH2n+2। देखो जरा ध्यान देना, हो सकता है ऐसा ऐसे पूछ ले भाई, देखो यहां से 2 कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, तो 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा? n+1। कंफ्यूज करने के लिए वो MCQ में ऐसे दे सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली क्या किया उन्होंने? बस 2 कॉमन ले लिया,
अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, n+1, ठीक है। नाउ द फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स आर गिवन बिलो। होमोलोगस सीरीज क्या होती है आगे टॉपिक आएगा, बट मैं फिर भी बता दूं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो किसी एक ही फॉर्मूले से डिनोट किए जा सकें, ऐसे सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स जो एक ही फॉर्मूले से बने हों उसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। बाकी आप डिटेल में बाद में पढ़ोगे क्योंकि इतना छोटा सा नहीं है, और भी चीजें ऐड हो सकती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 5 कौन कौन से हैं भाई, फर्स्ट 5 आप खुद भी बना सकते हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और लास्ट में क्या होगा, पेंटेन। 5 आ जाएंगे, समझ गए। ये रहे जी, देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4, और यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12। समझ आ रही बात है ना। तो ये है आपकी, और इसी को देखो ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन एक ही फॉर्मूले से बने या नहीं बने, तो इसीलिए ये होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज इतना छोटा टॉपिक नहीं है, मैं आपको दोबारा से बता दूं, उसके बारे में काफी कुछ हमें सीखना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस अभी तो आप इतना समझ लीजिए होमोलोगस सीरीज का क्या मतलब है कि एक ही फॉर्मूले से सारे के सारे हाइड्रोकार्बन बन जाए, उसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और ये होमोलोगस सीरीज है एल्केन की, किसकी है, एल्केन हाइड्रोकार्बन, एल्केन हाइड्रोकार्बन की, ठीक है, या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की।